हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली न्यूज बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। काफी दिनों बाद हम इस जोड़ी का नाम पढ़ रहे हैं न्यूज में। तो यह है सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ही बच्चे बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये भारत की पहली ऐसी पुरुष युगल जोड़ी है जिन्होंने 2 बार इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, इससे पहले 2025 से पहले उन्होंने कब जीता था? 2022 में जीता था। ठीक है, तो खिलाड़ी का नाम बचे, दोनों का ही नाम याद रखना। ठीक है, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी। खेल है इनका बैडमिंटन। क्या किया इन्होंने 2022 में 2025 में दोनों बार इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें पुरुष युगल की जो कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, तो पहली ऐसी जोड़ी बनी है इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली। अगली न्यूज बच्चे आपकी है, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अल्पसंख्यक मछुआरों समुदाय को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 वर्ष की अवधि के लिए मत्स्य शक्ति नाम से परियोजना स्टार्ट की है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम है एक तरीके से। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल, यहाँ पे इस परियोजना को शुरू किया गया है। आपको पूछा जाएगा मत्स्य शक्ति किस चीज से रिलेटेड है, तो जो अल्पसंख्यक मछुआरे हैं उनसे संबंधित जो है आपकी ये स्कीम है। इस परियोजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय के लगभग 690 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उनके हैचरी मछली पालन और पिंजरे में मछली पालन की तकनीकें सिखाई जाएंगी। तो बेसिकली इनको ट्रेन किया जाना है। ठीक है, एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। ये 1 साल के लिए जो है आपका केरला के तिरुवनंतपुरम में चलाया जा रहा है। टोटल 690 लोग हैं, उम्मीदवार हैं, जिनको की ट्रेन किया जाएगा, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फ्री में होगी, केंद्र सरकार की तरफ से होगी, और जिस योजना के तहत दिया जाएगा वो है आपका मत्स्य शक्ति। ठीक है, अगली न्यूज बचे आपका है कनाडा के मिसिसागा। पहले तो ये नाम याद रखना, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिसिसागा सिटी कहाँ पे है, कौन से देश में है। तो कनाडा का एक शहर है मिसिसागा शहर। इसमें भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति है। ठीक है, याद रखना बच्चे। ठीक है, अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा तो नॉर्थ अमेरिका है, कंट्री पूछा जाएगा तो कनाडा है। कनाडा का शहर है आपका मिसिसागा। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टैचू लगाया गया है, पूछा जाएगा कौन से भगवान की, भगवान राम की है। 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA स्थित एक मंदिर में स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा फाइबर ग्लास और स्टील की मजबूत संरचना से बनी हुई है। ठीक है बच्चे, फाइबर का नाम तो आप लोगों ने बहुत जगह सुन लिया होगा, है ना। FRP सुना है आपने? FRP फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। तो बेसिकली इसे जो है आपका क्या कहा जाता है, इसे फ्यूचर का मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तो बिल्डिंग मटेरियल में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें तो सीमेंट से ही बन रही है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में ये चीजें ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। तो फ्यूचर के लिए जो है आपका एक बहुत ही मजबूत बच्चे, ये पतला भी होता है और मजबूत, स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जो है इसके अंदर होती है। ठीक है, तो फाइबर से जो है आपका ये बनाया गया है। आपको शहर का नाम याद रखना है बच्चे। अगला है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। अब ये नोटिस बेसिकली क्या होता है और क्या आपका प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के बारे में हमें याद रखना पड़ेगा। यह नोटिस इंटरपोल के 196 सदस्य देशों को भेजा गया ताकि वे ED के द्वारा पकड़े गए जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के बारे में सतर्क रहे। ठीक है, तो ED ने अपनी इंफॉर्मेशन को बाकी जो मेंबर कंट्री हैं इंटरपोल के, उनके साथ में शेयर किया, ताकि अगर इन नेटवर्क का कोई लेना देना उन देशों के नेटवर्क से भी होता है तो उनको जो है आपका मिलकर के पकड़ा जा सके। तो आपको याद रखना है कि इंटरपोल के माध्यम से इन्होंने अपना पहला पर्पल नोटिस जारी करवाया है। ED की अगर हम बात करें, 1956 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं इनका नाम है राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन। अब बच्चे ये जो न्यूज है स्ट्रे डॉग वाली, आप लोगों ने सुन तो लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्ट्रे डॉग को लेकर के काफी चर्चाओं में जो है आपका रहा है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जितने भी ऐसे आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग हैं, उनको जो है पकड़ करके क्या किया जाना चाहिए, डिटेन कर दिया जाना चाहिए, है ना, सेंटर में जो है उनको भेजा जाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक अधिनियम के तहत या फिर कह सकते हैं कि एक नियम बना करके ये काम किया था। अब राजस्थान ने क्या किया है, जन सुरक्षा पशु कल्याण को प्राथमिकता देते हुए आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए व्यापक नियम
कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स लागू करने वाला है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु एबीसी नियम 2023, एबीसी रूल्स 2023 के तहत व्यापक और योजनाबद्ध दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उनको अपने स्टेट में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है, कब के हैं रूल? 2023 के हैं। नाम है आपका एबीसी रूल 2023। ठीक है, याद रखना बच्चे, एबीसी रूल 2023 को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने वाला ये पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। अगला है बच्चे आपका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाम याद रखना इसका, यूनिटी बैंक या फिर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे और ने भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर लिया है। ठीक है, ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर लिया है और यह पहल रुपे नेटवर्क पर आधारित है। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन रुपे नेटवर्क। ये थोड़ा सा याद रखना, मतलब कि ये जो आपका ईएमआई मिलेगी है ना, ईएमआई जो आपका आधारित क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, वो कार्ड बनाने वाली जो कंपनी है वो है आपके रुपे। आप लोग कई बार देखते होंगे बच्चे कि कार्ड में जो है किसी न किसी कंपनी का नाम, कई बार वीजा देखते हैं, कई बार रुपे देखते हैं, तो ये बेसिकली जो कार्ड बनाने वाली कंपनी है वो है। तो रुपे जो है आपका एक कंपनी है, उसको एक काम दिया गया है। और ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है इसकी खासियत क्या है? ये ईएमआई आधारित है, ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड होगा ये। ठीक है, और ये बैंक कौन से है? एक आपका भारत पे है और दूसरा जो है आपका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यानी कि यूनिटी बैंक है। दोनों ने मिलकर के ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला है बच्चे आपका प्रतिभा सेतु। वैसे ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन अभी जो है इसे मेंशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसीलिए दोबारा से इसे आपको पढ़ा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभा सेतु नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म उन उम्मीदवारों के लिए बनाया गया है जो कि यूपीएससी के सभी चरणों में सफल तो होते हैं लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है। यह प्लेटफॉर्म इन युवा उम्मीदवारों को भविष्य में अन्य अवसरों से जोड़ने और सहयोग प्रदान करने का माध्यम बनेगा। ठीक है, तो इससे बच्चे याद रखना, प्रतिभा सेतु बेसिकली एक वेबसाइट होगी। उस वेबसाइट के अंदर उन सारे बच्चों के नाम होंगे जिन्होंने यूपीएससी का प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू भी अच्छे से दे लिया, लेकिन फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आया। ठीक है, अब जब फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि बच्चे जो है नालायक है ना, इतना जो है स्टेजेस उन्होंने क्रॉस किया है तो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के वो बच्चे होंगे। तो जितनी बच्चे हमारे देश में जैसे पीएसयूज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या फिर कोई सरकारी डिपार्टमेंट ही है, कोई सरकारी थिंक टैंक है ना, नीति आयोग हो गया, बाकी बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं कंट्री में, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस तरीके के माइंड वाले लोग चाहिए तो वो जो है सबसे पहले यहाँ पे जाए और इन बच्चों से संपर्क करे, है ना, कि इनको जो है अगर अवसर चाहिए जॉब्स के लिए, उनको नौकरी अगर चाहिए, तो एक तरीके से ये जो बच्चे हैं और दूसरा जो जिनको इस तरीके के माइंड वाले लोग चाहिए उनके बीच में जो है आपका ब्रिज का काम करेगा। तो एक ऑफिशियल वेबसाइट बनेगी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि प्रतिभा सेतु जो है आपकी लॉन्च होने वाला है, अभी लॉन्च हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रतिभा सेतु जो है आपका एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये उन बच्चों की लिस्ट होगी, जहां की उन बच्चों की पूरी डिटेल्स होगी जो कि अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। वहां पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जा करके इनकी डिटेल होगी तो इनसे बात किया जा सकता है। ठीक है, उनके लिए जो है रोजगार के अवसर जो भी उनके पास में होंगे उनको जो है आपका प्रपोज किया जा सकता है। अगला है बच्चे हिमाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसकी धारा 34 के अंतर्गत पूर्ण राज्य को आपदा प्रभावित डिजास्टर अफेक्टेड घोषित कर दिया है। बहुत पैसा खर्च हो गया बच्चे हिमाचल प्रदेश का आपदा से बचने में, है ना, और अभी तो आपदा से सिर्फ लड़ा जा रहा है, आपदा के बाद जो है पुनर्वास नहीं हुआ है अभी, है ना, क्योंकि सीजन खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार आपको पता है भारत में जो ज्यादातर बारिश आती है वो मानसून के कारण आती है, सभी को पता है ना, मानसून के कारण भारत में जो है बारिश आती है। दूसरे क्या होता है, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, अक्टूबर से स्टार्ट कर ले, अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में भारत में खास करके उत्तर भारत में बारिश आने का एक और रीजन है जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, उसे हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इंग्लिश में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे कि सर्दियों में आना था वो आ गया अभी, जो मानसून है वो तो अभी आना था तो अभी चल रहा है। तो बेसिकली अब की बार क्या हुआ है कि दोनों ही एक साथ आ गए हैं,
मानसून भी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी, दोनों एक साथ पहुंचने के कारण क्या हुआ है, भारत में खास करके उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना। बहुत सारे स्टेट में बच्चे, उत्तराखंड में लेगी आप, यहाँ हिमाचल प्रदेश में देखिए, आप जम्मू कश्मीर में देखिए, है ना। जम्मू कश्मीर में जिस क्षेत्र में कभी बारिश नहीं होती थी वहां बर्फ पड़ रही है। सुरुवैली मैंने आपको बताया था, है ना, न्यूज में बताई थी। तो लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, जसकर क्षेत्र हो गया, ये बच्चे सारी के सारे कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ सीधा बर्फ ही पड़ती है ना। वो भी सिर्फ जो आपकी हाइटेड एरियाज होते हैं वहां पे बर्फ पड़ती है, वहां पे बारिश नहीं होती ज्यादा, है ना। वही बर्फ जो है मेल्ट होकर के उसी की जो है आपकी नदियां बनती है। तो इस क्षेत्र में जो है बारिश हो रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न वाला, एक तरीके से कह सकते हैं कि कंसर्न वाला टॉपिक है। तो ये जलवायु परिवर्तन के आप वो देख सकते हैं, एक तरीके से इफेक्ट देख सकते हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में पहुंचता था सर्दियों के महीने में, कभी कभी तो फरवरी में, जनवरी में, है ना, वो अभी आ गया है। और दोनों के एक साथ पहुंचने के कारण जो है उत्तर भारत के ये जो खास करके हिमालयन स्टेट जो है, इनमें जो है भारी जो है बरसात देखने को मिल रही है। तो अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार तो बच्चे बहुत ही बुरी तरीके से, यहाँ पे तो जानमाल क्या कहिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से जो है तबाह। नेशनल हाईवेज, चंडीगढ़ को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरीके से टूट गया है ना। जो इनके बड़े बड़े शहर है, मंडी हो गया, मनाली हो गया, आपस में जोड़ने वाले, जो आपका एक बहुत ही यहाँ पे रिमोट एरिया जिसे हम कहते हैं लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र, वो पूरी तरीके से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। तो मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसे सुधारने में, उसे बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा अभी, है ना। साथ में जो है जानमाल की हानि है ना, लोग जा रहे हैं, साथ में उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो घर है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो नुकसान बहुत हिमाचल प्रदेश की सरकार को हुआ है। और यहाँ पे जो है आपके सीएम के द्वारा ये कहा गया है कि अभी जो हमारा स्टेट पूरा का पूरा डिजास्टर अफेक्टेड घोषित हो चुका है। अच्छा, आप कहेंगे कि डिजास्टर अफेक्टेड तो है ही, हमें मालूम है, घोषणा करने की क्या जरूरत है। तो घोषणा करने से ये हो जाता है बच्चे कि अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक तरीके से बर्डन है वो सिर्फ राज्य सरकार के ऊपर नहीं है ना। अब केंद्र सरकार को भी जो है हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। केंद्र सरकार को भी जितना भी इन्होंने प्रपोज किया होगा, जो भी इनका खर्चा है, जो भी इनकी चीजें हैं, वो एक तरीके से ग्रांट के रूप में जो है केंद्र सरकार के द्वारा इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपका फायदा होता है। जो आपकी धारा 34 है, धारा 34 के अंतर्गत क्या किया गया है, इस पूरे राज्य को ही डिजास्टर अफेक्टेड एरिया के रूप में घोषित कर दिया, कोई जगह नहीं छूटी बचे। हिमाचल प्रदेश को पूरा देखिए आप, इनका जो प्लेन्स वाले क्षेत्र है, इनका जो पहाड़ वाला क्षेत्र है, सारी जगह जो है इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। रीजन मैंने आपको बता दिया है, मानसून और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक साथ पहुंच गया है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश तो क्या, भारी बारिश देखने को मिल रही है। ठीक है। अच्छा, अब है बच्चे आपका इंटरनेशनल न्यूज है। बेल्जियम, बेल्जियम ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता दे देगा। ये न्यूज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। सिमिलर न्यूज जो है हम फ्रांस के बारे में पढ़ चुके हैं, सिमिलर न्यूज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ चुके हैं, सिमिलर न्यूज हमने कनाडा के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी जो है फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों के बाद में ये जो है आपका ये देश बनने जा रहा है, इन देशों में शामिल हो गया है, जो कि फिलिस्तीन को एक स्टेट यानी कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मान्यता देने वाला है। बेल्जियम की अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्री है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये आपका यूरोपियन कंट्री है, ये आपका फ्रांस है, फ्रांस के उत्तर में जो है आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा। ठीक है, कैपिटल कहाँ पे है इसकी, ब्रुसेल्स में है, ये ब्रुसेल्स से बच्चे इसकी राजधानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पहले फ्रांस ने, फिर आपका बेल्जियम ने, यहीं पे आपका यूरोप में है यूके हो गया, ठीक है, आपका नॉर्थ अमेरिका में कनाडा हो गया, और आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन देशों के द्वारा जो है फिलिस्तीन को क्या किया गया है, एक स्टेट की मान्यता देने की बात की गई है। अगली न्यूज कहां से है, अगली न्यूज है बच्चे आपके श्रीलंका से। श्रीलंका के राष्ट्रपति यानी कि अनुराग कुमार दिसानायके, इन्होंने यहाँ पे एक द्वीप है, आइलैंड है, इसका नाम है मंडाईतीवु आइलैंड। मंडाईतीवु आइलैंड में यहाँ पे जाफना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब प्रश्न आएगा जाफना क्रिकेट स्टेडियम किधर, तो ये है आपका श्रीलंका में। ठीक है, कौन से आइलैंड में, ये है आपका मंडाईतीवु द्वीप में। ठीक है, आपको पूछा जाएगा मंडाईतीवु द्वीप किधर, तो ये आपका श्रीलंका में। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे आपकी है मिशेल स्टार्क, बहुत ही फेमस बॉलर, एक टाइम पे आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले खिलाड़ी भी थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, तेज गेंदबाज है, ठीक है, फास्ट बॉलर है, और इन्होंने जो है T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो जब इस तरीके की खबर हम पढ़ते हैं तो संन्यास लेने वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रश्न बनता है कि कहाँ के खिलाड़ी हैं या फिर क्या खेलते हैं। तो मिशेल स्टार्क का नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के हैं और तेज गेंदबाज है, यानी कि क्रिकेट से इनका संबंध है। ठीक है, देश का नाम भी याद रखना बच्चे। चलिए, तो
आज की खबरों को समापन यहीं पे करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा न्यूज है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल वाली न्यूज नहीं है, ठीक है। एक एक वन लाइनर न्यूज है, इनको बस इतना इतना याद रखना, ठीक है, याद रखना बच्चे इनको। चलिए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।